जी आ गए वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप लोगों का इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में। तुम लोग को अभी तक तो पता चल गया है इस सीरीज के अंदर तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, अगला नेक्स्ट टॉपर बनना है बेटा। चलो जी, 5 दिन की क्लासेस में हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। क्या क्या पढ़ लिया एक रिकैप दे देता हूं। देखो, इंडियन इकोनॉमी के हाल हमने देख लिए थ्रू आउट कुछ 40-50 साल, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और 1991 में कुछ पॉलिसीज आई। फिर हमने देखा ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा, फिर हमने रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आज क्या लेके आए हो? क्या इकोनॉमी को समझने के लिए सिर्फ रूरल एरिया को डेवलप करना होगा? क्या हमें ह्यूमन कैपिटल की बात करनी होगी? क्या हमें पुरानी हिस्ट्री ही सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी? नहीं बेटा, इकोनॉमी के अंदर आपके लोगों की कैसी हालत है, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम कैसा है, उसको भी समझना पड़ेगा। सर ये एम्प्लॉयमेंट क्या है? तुम्हें पता है हम लोगों का सोसाइटी में जीने के लिए हमारा एम्प्लॉयमेंट होना या काम करना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी सोसाइटी का मेंबर बनना हो या हमें एक सोशल एस्टीम चाहिए, एक प्राउड वैल्यू चाहिए कि भैया लोग हमारी इज्जत करें, लोगों को हम कुछ दे पाए, कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, तो हमारा काम करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपके इकोनॉमी में कितने लोग काम कर पा रहे हैं और कितने लोग नहीं कर पा रहे और किस सेक्टर में काम करते हैं, ये बहुत दर्शाता है आपकी इकोनॉमी कैसी चलती है और किस तरह से आगे बढ़ेगी या पीछे रह जाएगी। इसलिए इसको विस्तार से अपन इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं। सबसे पहले वर्कर। सर वर्कर कौन होता है? वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है, वो कोई काम कर रहा है, कोई एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि वो अपना घर परिवार चला सके। सिंपल देशी भाषा में अगर इसको मैं हिंदी में समझाऊं तो, अब ध्यान से सुनो, ये काम कैसा हो सकता है? ये काम हो सकता है कि किसी के लिए करे और हो सकता है वो खुद के लिए करे। सर ये क्या होता है किसी के लिए करना और खुद के लिए करना? भाई कोई किसी क्या नौकरी करने जा रहे हो, मतलब किसी और के लिए काम करना। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, मतलब जैसे एक व्यापारी खुद को ही एक तरह से एम्प्लॉय करता है कि भैया मेरा बिजनेस है, मैंने पैसा लगाया, मैं ही काम कर रहा हूं, इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और पेड वर्कर्स मतलब किसी और के लिए काम करते हैं। ध्यान से देखो, वर्कर इज एन इंडिविजुअल, वर्कर एक इंडिविजुअल है जो कि क्या कर रहा है बेटा, इन्वॉल्व है इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि वो पैसा देती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा नहीं देती है। टू अर्न अ लिविंग, वर्कफोर्स इंक्लूड ऑल दोस पीपल हु आर एंगेज्ड इन वेदर फॉर अदर्स, किसी और के लिए, जैसे कि पेड वर्कर्स, किसी और के लिए काम करो, या फिर और फॉर देमसेल्व्स, अगर खुद के लिए काम करो, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे बेटा फार्मर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बार्बर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, लेबर हो गया, मैनेजर हो गया। देखो मैनेजर किसी और के लिए काम करता है, डॉक्टर खुद के लिए काम करता है, ठीक है, प्रोफेसर किसी और के लिए काम करते हैं, बार्बर खुद के लिए काम करते हैं, खुद की नाई की दुकान होती है ना। इसी प्रकार या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या पेड वर्कर होगा। ठीक है बेटा, अब वर्कर समझ लिया तो लेबर फोर्स समझ लो। सर लेबर फोर्स क्या है? अब ध्यान से देखना इस पहले पिक्चर को। बेटा ये 3 लोग बैठे हुए हैं और ये 2 लोग काम कर रहे हैं, तो बेटा लेबर फोर्स क्या होगी? ये दोनों की होगी? नहीं, लेबर फोर्स में 5 लोग आते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा। इन दोनों के नंबर को जब ऐड कर देते हो उसको आप लेबर फोर्स कहते हो। जैसे कि मान लो 50 लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, है ना, दे आर वर्किंग, ठीक है, ये वर्किंग है, ये 50 लोग काम कर रहे हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो कि विलिंग है, इच्छुक हैं कि उनको काम मिल जाए, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा। तो आप लेबर फोर्स क्या बोलोगे? कितनी है लेबर फोर्स? आप बोलोगे सर 100 लोगों की लेबर फोर्स है। भाई काम, ये भी तो काम करना चाहते हैं ना, मिल नहीं रहा है, इसलिए अलग बात है। फोर्स कौन सी होगी? कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं? 100 लोग। कितने लोग काम करेंगे? 100 लोग, लेकिन 50 को काम नहीं मिल रहा। तो आप जब निकालते हो लेबर फोर्स तो इन दोनों को ऐड करते हो। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। इट रेफर्स टू ऑल दोस पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो असली में काम कर रहे हैं उनको भी, हु हैव अ जॉब, जिनके पास जॉब है, and all those people who are not working through though seeking a job, कि ढूंढ तो रहे हैं जॉब, आर अवेलेबल फॉर वर्क, और काम करने के लिए अवेलेबल भी है, आ भी रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, बट नॉट गेटिंग वर्क, काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे दोनों लोगों को जब जोड़ दोगे, जैसे कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़ के आपको लेबर फोर्स मिल जाता है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? सिंपल है, जो भी लेबर फोर्स है, जैसे कि 100 है ना, 100 उसको डिवाइड पता है किससे करोगे आप? लेबर फोर्स पार्टी, हाँ, टोटल पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर दो। देखो ये लेबर फोर्स रहा आपका, ये रहा आपका लेबर फोर्स, है ना, ये आपका लेबर फोर्स है, इसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से।
टोटल पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर दो। जैसे ही आपका लेबर फोर्स से टोटल पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है ना, ये आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाता है कि कितने लोग टोटल पॉपुलेशन में लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नाम में ही देखो ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पूरी जनसंख्या में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में, उसका एक रेशियो है। बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्कफोर्स। बेटा वर्कफोर्स वो फोर्स है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअली में काम कर रही है और इनके पास नौकरी है। ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। इधर वो लोग नहीं है जो काम करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हर आदमी काम कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो द नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो कि असली में एम्प्लॉयड है, असली में इनके पास काम है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। सर इसका नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलता है बेटा? अच्छा वर्कफोर्स तो मतलब जो काम कर रहे हैं, आप देख लो ना कि देख लो कौन कौन आदमी काम कर रहा है, आपको मिल जाएगा वर्कफोर्स। ठीक है, अब इसमें से कौन से लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों का नंबर निकालना हो तो क्या करोगे? सिंपल काम है, सिंपल हिसाब किताब है। देखो लेबर फोर्स में मैंने आपको बताया था क्या होता है, 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोग इच्छुक हैं जो काम करना चाहते हैं, मतलब इन लोगों के पास काम नहीं है। ठीक है बेटा, पर लेबर फोर्स कितनी हुई आपकी? 100 की हुई। ये आपकी लेबर फोर्स है। ठीक है, LF कर दे रहा हूं इसको। ठीक है बेटा, अब इसने एक फॉर्मूला बताया, देखो ये LF लेबर फोर्स कितनी थी आपकी? 100। वर्क फोर्स कितनी है? ये देखो, जो आपके लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं तो 50 ही लोग थे ना, हाँ या ना? ये लोग तो चाहते हैं काम करना, पर ये लोग एक्चुअली में थे जो काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को अपन वर्कफोर्स बोल देते हैं। इन्हीं को क्या बोल देते हैं? वर्कफोर्स बोल देते हैं। तो इसमें बोला कि लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स हटा दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो आपके अनएम्प्लॉयड लोग बचेंगे। ये देखो आ गया अनएम्प्लॉयड पीपल। ये वो लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। समझ आ गया? समझ आ गया? ये जो मैंने बोला था ना, इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल रहा, इन्हीं लोगों को आप अनएम्प्लॉयड कहते हो। क्लियर है बेटा? समझ आया? तो अनएम्प्लॉयड लोग आप उनको नहीं कहते जो काम नहीं करना चाहते, मतलब उनके पास, तुम्हारे पास भले ही डिग्री हो, तुम भले ही बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई भी काम दे देगा, लेकिन तुम घर में बैठे हो और तुम्हारी काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो तुम्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। तुम अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो चाहते हैं काम करना लेकिन नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, दोनों में फर्क है, इस चीज को ध्यान से याद रखना। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल कैसे निकलेगा? अपन ने निकाला रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल है, कैसे निकालोगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सिंपल सी बात है, देखो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, कितने अनएम्प्लॉयड पीपल है? 50 लोग हैं। अपन ने यहां पे निकाला ना 50 लोग अनएम्प्लॉयड है। ये रहे, सॉरी हाँ ये रहे, ये 50 लोग अनएम्प्लॉयड है। एक काम करो, ऊपर लिख दो 50। ठीक है, साइज ऑफ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का साइज कितना था? 100। तो एक काम करो, ये 50/100 इंटू क्या करना है अपन को? 100 करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ये देखो अपने पास आ गया 50%। तो मतलब 50% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। क्या है बेटा? 50% लोग आर अनएम्प्लॉयड। समझ आया बेटा? ओए चल क्यों नहीं रहा भाई, चल क्यों नहीं रहा है भाई? ओ तेरी ओए, ये देखो 50% पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ओ तेरी ओए ओए ओए, रुक जाओ, ओए रुक जाओ, हाँ अब सही चलेगा। ये देखो 50% पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ये ऐसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकलता है। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट में, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने लोग टोटल काम कर रहे हैं, मतलब टोटल वर्कफोर्स। यहां पे टोटल वर्कफोर्स कितनी थी? टोटल वर्कफोर्स थी 50, है ना? 50 थी, तो आपने 50 को डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दिया। 50 डिवाइडेड बाय होल पॉपुलेशन, उसको इनटू 100 कर दोगे तो आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मिल जाएगा कि कितने लोग पूरी टोटल पॉपुलेशन में एक्चुअली में काम कर रहे हैं। उसका एक रेशियो निकाल के, परसेंटेज निकाल के बताता है। ठीक है बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत या कोई परेशानी? क्लियर है कि कितने लोग पूरी टोटल पॉपुलेशन में आपके काम कर रहे हैं, उसका एक रेशियो निकाल के बताता है इस बात को लेकर। ठीक है बेटा? समझ आया? अब देखो एक चीज यहां पे नोटिस करना, हायर रेशियो, अगर रेशियो हायर है दैट मींस कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि अगर रेशियो हायर है दैट शोज कि आपके लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। रेशियो कम है तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे। अब 140 करोड़ लोगों
में हर एक से थोड़ी पूछेंगे, ये रेशियो आपको बता देते हैं, एक अच्छा इंसाइट देते हैं कि कितने लोग काम कर रहे होंगे पूरी टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स आपको काफी सारी अच्छी इंसाइट देते हैं इकोनॉमी की। क्लियर? अब आते हैं अपन लोग एम्प्लॉयमेंट में। सर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा आधार है जिसके मुताबिक या जिसके लिए या जिसकी वजह से मैं बोलूं आप अपना घर चला पाते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ मींस ऑफ लिविंग, कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको जीवन जीने का एक आधार देती है। घर में खाना आएगा, बीमारी, पढ़ाई, एजुकेशन, इन सब में पैसा लगता है, वो पैसा कहां से आएगा? इस एम्प्लॉयमेंट से आता है। ठीक है बेटा, एम्प्लॉयमेंट में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ टू, दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि मैंने बताया, जैसे कि दुकानदार, मतलब खुद की रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके आप खुद से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो खुद के लिए। जैसे कि देखो, आपने क्या किया, आपके पास खुद की दुकान थी तो उसमें आपने कुछ किराने का सामान ला दिया और आपने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया, प्रॉफिट वगैरह निकाल के आप अपना घर चलाते। जैसे कि शॉपकीपर हो गया, ट्रेडर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से इन्होंने अपने आप को नौकरी दे रखी है एक बिजनेस के थ्रू, जिस बिजनेसमैन ने खुद ने पैसा लगाया। दूसरे होते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है बेटा, किसी और के लिए काम करते हो। इन विच वर्कर सेल्स हिज लेबर, वो अपनी मेहनत को बेचता है। ठीक है, वो अपनी मेहनत को बेचता है और उसके बदले में उसको कुछ दिहाड़ी या कुछ रेम्यूनरेशन मिला जाता है। ठीक है बेटा, बदले में आपको मेहनत का कुछ पैसा मिलेगा, उसे अपन वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है कैजुअल। रेगुलर और कैजुअल क्या है? बहुत सिंपल है बेटा। रेगुलर वर्कर्स जैसे कि तुम्हारे सानिध्य सर, सिंपल हिसाब किताब, मैं रेगुलर बेसिस पे फीस लेता हूं किससे? नेक्स्ट टॉपर से, तो मैं रेगुलर वेज वर्कर हुआ। ठीक है, मैं रेगुलर वर्कर हूं, मेरे को रोज या हर महीने कुछ ना कुछ फीस मैं चार्ज करता हूं नेक्स्ट टॉपर से। ये क्या हो गया? एक तरह का ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन, या तो किसी के लिए या तो किसी एंटिटी के साथ या एंटरप्राइज के साथ आप जुड़े हुए हो, इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अगर आपको वेजेस मिल रहे हैं या इन रेम्यूनरेशन मिल रहा है, फीस मिल रही है, तो आप एक रेगुलर वर्कर हो। जैसे कि एक सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है, वो भी एक रेगुलर वर्कर होता है, जैसे कि प्रोफेसर हो गया या कोई टीचर हो गया। क्लियर? समझ आया? अब देखो कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जब तक काम करोगे, जितना काम होगा, जब काम होगा तब पैसा मिलेगा, जब काम नहीं होगा आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ ईंटें उठानी है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ काम आ गया, ऐसे कामों के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता है वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। आज किसी के लिए कर रहे हैं, कल किसी और के लिए करेंगे, ऐसे काम को कैजुअल वर्क कहते हैं। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड इन अनदर्स फार्म नॉन फार्म एंटरप्राइजेस इन रिटर्न गेट्स रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन आर टर्म्ड एज कैजुअल वर्कर। जितना काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, और हो सकता है जिसके लिए काम कर रहे हो कल उसके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ काम का पैसा मिलता है। बस सिर्फ जितना एक टाइम पीरियड होगा ना कि भैया तुम ये इतना जो मिट्टी का पहाड़ है ना, इसको बस उठा के दूसरे फ्लोर पे जाके आपको रखना है, तो ये काम जैसे ही खत्म होगा आपको पैसा मिल जाएगा और आपकी छुट्टी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके कैजुअल वर्कर्स। ठीक है बेटा, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। चलो अब देखो ध्यान से, आपके पास आता है एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे आपके एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन जैसे ऐसे कई सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वो है जहां पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाते हो, जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अपन ने सुना हुआ है, हाँ या ना? तो टर्शरी सेक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, जब हम पुराने जमाने में जाते थे हर एक सेक्टर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। पुराने टाइम पे, किस टाइम पे बेटा ध्यान से देखना, 1972-73 के अंदर 74.3% जो वर्कफोर्स थी वो किनके साथ अंगेज थी? प्राइमरी सेक्टर में अंगेज थी। मतलब देश के 3/4 लोग कहां पे इन्वॉल्व थे? प्राइमरी सेक्टर में थे। अपन ने पहले ही पढ़ रखा है 70 से 75% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर बिजनेस में थी, हाँ या ना? अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपको पता है ऑलरेडी ये चीज, कौन सी अलग बात है, हाँ या ना? बचा हुआ जो कुछ 25-26% है ना, 25.7%, ये जो बचा हुआ ये था सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का। ये देखो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का 25.7% ही आपका परसेंटेज था। मतलब देश के 1/4 लोग थे जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे। ठीक है बेटा, ये कब की बात है? 1972 की। लेकिन
हमें एक चेंज देखने को मिला। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर बढ़ता गया और इस सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ छोड़ के लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाने लगे। मैंने बताया भी था आपको पहले चैप्टर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे लोग एग्रीकल्चर छोड़कर दूसरे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जा रहे थे, हाँ या ना। अब 2017-18 के अंदर रेशो क्या हो गया देखो फटाक से। ये देखो, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ये प्राइमरी आपका सेक्टर है। ये देखो यहां पे येलो कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका 74.3% था, गिरकर कितना हो गया 44.6, मतलब ऑलमोस्ट 29-30 गिर गया। कितना गिर गया? ऑलमोस्ट 29-30 गिर गया, 29-30% कम हो गया, ठीक है बेटा। 74 से 44 आ गया, ऑलमोस्ट 30 गिर गया, 30% गिर गया। और वो 30% कहां जाएगा? वो 30% इसमें जुड़ जाएगा। किसमें? इसमें। मतलब ये कुछ हो गया होगा 30 जोड़ के 55% के आसपास, है ना, 55% के आसपास, 54-55। वो पॉइंट्स को काउंट मत करना, राउंड ऑफ करके लिया है मैंने नंबर। अब तुम नोटिस करो तो उसमें देखो सेकेंडरी सेक्टर कहां है, ये देखो 24.4%, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। अरे कहां गया, हाँ देखो सेकेंडरी सेक्टर है। ओए तेरी, ओए मिट जाओ, ओए, हाँ ये देखो, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है बेटा। और ये आपका क्या है बेटा? ये आपका टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। अब आप नोटिस कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो तो आपको ये मिल जाएगा ऑलमोस्ट, देखो 55% मिल रहा है, हाँ या ना। ये देखो दोनों को मिलाओगे 55% हो गया। जो मिलाकर 25% हुआ करता था, आज मिलाकर 55% है। मतलब यहां से लोग निकलकर किधर आ गए? इन दोनों में शिफ्ट हो गए। ये हमें पता चला कि लोगों का शिफ्ट ऑफ मूवमेंट देखने को मिला, कि लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के इनफैक्ट प्रोडक्ट्स बनाना भी चालू किए और टर्शरी सेक्टर जैसी सेक्टर में भी जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट लेना चालू किया, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आते हैं अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। जेंडर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? देखो येलो कलर से सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रहे, खुद का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, जैसे मेल है, मेल भी 52% है, हाँ या ना बेटा। मेल 52% है और फीमेल भी 52% है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। वो 50% लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 50 मान लो इसको, कि 52 है तो ऑलमोस्ट 50 मान लो। 50% लोग, आधे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? खुद का काम कर रहे हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स मतलब आज किसी के लिए काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उतना ही पैसा मिल रहा है। वो कौन से लोग हैं? देखो 24% और ये 27% है। फीमेल्स थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा 3% ज्यादा, इधर ज्यादा है, ठीक है। बाकी देखोगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जो रेगुलर पेमेंट ले रहे हैं, वो 24% लोग मेल हैं और 21% लोग फीमेल हैं। ये जो चार्ट है ना, ये आपके इंडियन इकोनॉमी की जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, एम्प्लॉयमेंट जो उसका एस्पेक्ट है, उसको डाइवर्सिफाई करके एक इकोनॉमिस्ट को या एक आम जनता को बताता है कि हमारा जो यूथ है और हमारा जो काम करने वाले जो लोग या जो एज गैप है, वो किधर अपना टाइम लगा रहा है, किधर अपनी मेहनत को व्यर्थ कर रहा है, उस चीज को बताता है ऐसा रेशो, ठीक है बेटा। ये आपकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी कि पीछे रह जाएगी, उसको काफी अच्छे से बताता है, ठीक है बेटा। चलो जी, अब फटाक से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर चलो बेटा जी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखना, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? सर ग्रोथ हो रही है फिर भी लोग जॉबलेस है, तो जॉबलेस होने के बाद ग्रोथ कैसे हो रही है देश के अंदर? ये एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बड़ा सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन एक्चुअली में होता है। कैसे? जॉबलेस ग्रोथ, कि लोग अभी भी बेरोजगार हैं लेकिन फिर भी देश तरक्की कर रहा है। कैसे? ध्यान से देखना, जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, कि इकोनॉमी ज्यादा सामान बना पा रही है पर एंड सर्विसेज भी बना रही है विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सर ग्रोथ कैसे होती है वो देख लेते हैं। जीडीपी आपको पता है ना क्या होता है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक टाइम पीरियड के अंदर आपके देश में कितने सामान और सर्विसेज बन रही हैं, इसको बताने के लिए अपन जीडीपी देखते हैं। जीडीपी एक इंडिकेटर होता है कि आप कितना सामान बना पा रहे हो, कितनी सर्विसेज बना पा रहे हो। अब आपको अगर सामान ज्यादा बनाना होता है तो आपको ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से काम करवाना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, हाँ या ना। अब यहां पे जो हमने बात करी ना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उसकी वजह से जीडीपी बढ़ता है, ये एक नॉर्मली एक चीज देखी जाती है, लेकिन ये सिचुएशन यहां पे फॉलो नहीं होती। ये देखो इस ग्राफ से समझना, ये रहा जीडीपी, ये ऊपर रहा ये जीडीपी, नीचे वाला है आपका एम्प्लॉयमेंट, है ना, ध्यान से देखना। अब बेटा आपका जीडीपी जो है 3.6% से बढ़ रहा था, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ रही है? 0.39% से। फिर देखो जीडीपी आपका 4.2 से बढ़ा, ये 0.8 से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा आपका। फिर आप देखो 2.8 हो गया,
3.9 हो गया, 3.3 हो गया, 4.8 हो गया, 5.7 हो गया, 5.8, 3.4, 6.1, 6.1, 8.7, 8.7 तक आपका जीडीपी उस परसेंट से भी बढ़ा। लेकिन आपकी उस टाइम पे पता है क्या ग्रोथ थी? ये देखो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या थी? 0.28%। क्या आपके देश में एम्प्लॉयमेंट 0.28% से बढ़ रहा है और जीडीपी 8.7 से बढ़ रहा है, 8.7% से बढ़ रहा है। मतलब कि आपके देश में नौकरियां नहीं बढ़ रही है लेकिन आप फिर भी ज्यादा बना पा रहे हो। सर ये होता कैसे है? ये होता है टेक्नोलॉजी की मदद से। आप देखो, जब टेक्नोलॉजी आती है एक इंसान से बेहतर काम करती है और जल्दी काम करती है, तो जल्दी काम करेगी, जल्दी प्रोडक्ट्स बनाएगी और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। और जब मशीन काम करती है तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। लेकिन मशीनें प्रोडक्ट ज्यादा बना देती हैं, सर्विसेज ज्यादा दे देती हैं, इस वजह से जीडीपी तो बढ़ता रहता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ पाती। इसे हम इकोनॉमिक्स में जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। समझ आया बेटा? अब ध्यान से देखो, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर क्या है? कैजुअल वर्कर्स याद है, हाँ या ना? जब आपके सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद से निर्भर थे, खुद पे थे, आत्मनिर्भर थे, जो लोग अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगा के काम कर रहे थे, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बोलते थे। और रेगुलर सैलरीड वर्कर जैसे कि मैं, कि भैया कोई काम करूंगा और रेगुलर बेसिस में इनकम आती रहेगी, हम जैसे लोग इन काम को छोड़कर किधर चले जाएंगे? कैजुअल वर्क फोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। किधर हो जाएंगे? कैजुअल वेज वर्कर्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कभी किसी के लिए काम कर रहे हो, कभी किसी के लिए काम कर रहे हो, और जितना काम कर रहे हो उतना ही पैसा मिल रहा है। ये इनका शिफ्ट देखना जो होता है ना, कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो हैं वो कैजुअल वर्कफोर्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, उसे हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा? सर ये क्यों होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है। इस वजह से काम वगैरह नहीं मिल पाता, तो लोगों को कैजुअल वर्कफोर्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है ना? जो खुद से आत्मनिर्भर थे, उनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो वो कैजुअल वर्कफोर्स की तरफ चल गए। जो लोग सैलरीड लोग थे, उनका इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही हैं, इस वजह से उनको कैजुअल वर्कफोर्स में आना पड़ रहा है। इन कुछ तरीकों की वजह से, इन कुछ वजहों से इनको शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में काफी सारे एग्रीकल्चर बेस्ड लोग भी होते हैं, अगर उनकी किसानी से उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है तो वो कैजुअल वर्कफोर्स में आ जाते हैं। ठीक है बेटा? इसे हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। अब आता है हमारे पास इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। कि इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? बेटा एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर टोटल वर्कफोर्स का जो एक प्रोपोर्शन होता है यह हमेशा बढ़ता जाता है। देखो क्या बोल रहा है? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाय प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। कि जो रेशियो होता है ना, तो आपका टोटल वर्कफोर्स का और इनफॉर्मल सेक्टर का, इसका रेशियो जो है बढ़ता जाता है। इसे हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स कहते हैं। अब दो सेक्टर क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 10 लोगों से ज्यादा काम करते हैं, अगर आपके पास 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, मतलब वो एक फॉर्मल सेक्टर है। अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो वो एक फॉर्मल सेक्टर है। अगर 10 से कम लोग हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। इसीलिए चाय की दुकान पे एक आध दो छोटू काम करते हैं तो अपन बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर है, और एक ऐसे ऑफिस में जहां पे 15-20 लोग काम कर रहे हैं उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। समझ आया बेटा? ये डेलिब्रेट फॉर्म होता है, ये एक तरह का बिना डेलिब्रेट कि सोच समझ के किया जाता है, ये बिना सोचे समझे किया जाता है। ठीक है? जैसे कि सब्जी मंडी वगैरह है, उसमें एक ही सब्जी बेचने वाला 2-3 लोगों को भी हायर करके रखता है, चाय वाला 1-2 छोटू को हायर करके रखता है, हाँ या ना? बार्बर शॉप होती है, एक ओनर होता है, 2-3 लोग उसके आपके एम्प्लॉइज होते हैं, हाँ या ना? ये सब इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। कॉल सेंटर, कंपनीज, ऐसे जगहों को हम थोड़ा फॉर्मल सेक्टर कहते हैं बेटा। ठीक है? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए, लेकिन किसमें? उसी वेज रेट में, उसी रेट में काम करने के लिए इच्छुक हैं कि जो मार्केट में रेट मिल रहा है ना कि 500 रुपए रोज की दिहाड़ी है, हाँ भैया हम भी 500 रुपए रोज की दिहाड़ी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको काम ना मिले। ऐसी नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब काम भी करना चाहते हैं और कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं है, जो मार्केट में फीस मिल रही है वही चलेगी हमको, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो आप अनएम्प्लॉयड हो। जो लोग काम नहीं करना चाहते वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं।
ठीक है बेटा, समझ आया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास सम ऑफ द मेजर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अपने कंट्री के अंदर कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट है। एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि कई बार पूछी जाती है, इनडायरेक्टली पूछेंगे, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, हाँ या ना, अब इसमें कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? सब लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस है, ये खेत को जोतने की जो प्रोसेस है, जो फार्मिंग की एक प्रोसेस है, इसमें तो काम तो आपके इन बैलों का है, काम तो इन बैलों का है, और एक आदमी काफी है इसको करने के लिए, कि डायरेक्शन ही तो देना ना बैलों को सिर्फ डायरेक्शन देना है, तो सिर्फ एक आदमी काफी है। बाकी जो ये 4 लोग हैं ना, ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो हैं, ये सिर्फ अपना कुछ भी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, जबकि इनकी प्रेजेंस से कोई फायदा है नहीं। एक आदमी का काम है जिसको 5 लोग कर रहे हैं, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक को मिली है, बाकी 4 तो सिर्फ खड़े हुए हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं चीजों को, और कुछ नहीं है। ये होते हैं 4 लोग जो है ना, ये 4 लोग हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये है 4 लोग जो है ना, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, समझ आया? देखो ध्यान से, is a situation where in the number of workforce engaged in the work is more than the actual optimal required, कि हमें काम तो सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत थी, लेकिन आ गए 5, तो जो 4 लोग जो बचे ना, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि खेत पे हैं तो, लेकिन इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है बेटा, कि आदमी एक ही आदमी का काम था, खड़े हुए 5 लोग हैं, तो भैया उससे करूंगा क्या मैं तो एक ही आदमी को पैसे देने वाला हूं, हाँ या ना। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे कि आम का बिजनेस बेटा, ये सिर्फ कब होता है? गर्मियों में होता है, तो आप पूरे साल में सिर्फ 2-3 महीनों के लिए पैसा कमाते हो और उसके बाद फिर क्या करते हो? अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि सिर्फ सीजन में ही काम है, उसके बाद तो आपके पास काम ही नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। किसी भी चीज का एक प्रोडक्ट होगा, जैसे आम का होता है मोस्टली समर्स का सीजन, वैसे ही आपका रेनी सीजन में हो सकता है जामुन का सीजन होता है, और विंटर में गुआवा का, है ना, ऐसे कुछ होते हैं, ऑरेंजेस का होता है। क्लियर? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ध्यान से सुनना, रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। कि भैया पुरानी जो रेट थी, कि भैया आज की रेट है 500 रुपए रोज की दिहाड़ी, लेकिन पिछले महीने जो है ना, रेट कम हुआ करती थी, 450 रुपए या 400 रुपए दिन की दिहाड़ी हुआ करती थी। मैं तो 400 पे भी काम करने के लिए रेडी हूं, आप तो बस काम दे दो। इस पे रेट गिराने के बाद भी, पिछली रेट पे भी अगर आपको कोई काम नहीं दे रहा है, तो ये होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, चलो जी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब अपन ने ये तो देख ही लिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की, ये भी तो देख लें कि होती क्यों है। हमारे देश की सबसे बेसिक समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सर ऐसा क्यों? अगर इंसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पैसा नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी बेरोजगार है, पैसा नहीं है जीवन जीने के लिए। ये क्यों होता है? इसके रीजंस क्या है, क्या कॉजेज है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उनको डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, सुनते जाना, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बताते जाऊंगा, और अगले 3-4 मिनट में, 5 मिनट में तुम्हें पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ध्यान से सुनना। देखो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो काफी स्लो है, मतलब जीडीपी हमारा काफी स्लो है। ठीक है, कह सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ बेटर होनी चाहिए, जिस वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। देखो अगर आप ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, हमारा ग्रोथ इतना ज्यादा ही नहीं है कि ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है बेटा, लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ पा रही क्योंकि ग्रोथ काफी कम है। फिर आता है आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि भैया हमारे पास इतनी नौकरियां ही नहीं है। मतलब मान लो 4 लोग पैदा हो रहे हैं और एक ही आदमी को जॉब दे सकते हैं, और हर मोमेंट ये हो रहा है, हर सेकंड ये हो रहा है कि 4 लोग आपके पैदा हो रहे हैं और एक ही आदमी को आप नौकरी दे पा रहे हो। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अंडर डेवलप्ड है, जिस वजह से नुकसान काफी होता है एग्रीकल्चर में, और मार्जिन काफी कम होता है, जिस वजह से कई बार लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जाते हैं और भैया घर पे बैठ जाते हैं कि मेहनत करके भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर मेहनत क्यों करूं यार, मैं अनएम्प्लॉयड ही रहता हूं, वैसे भी तो नुकसान में हूं, काम करके नुकसान में हूं, तो बिना काम करके मैं नुकसान में रहता हूं फिर, हाँ या ना। फिर आता है आपके पास डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। आपके देश में इतने इंजीनियर्स और इतने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं कि भैया हर किसी के पास नौकरी भी नहीं है। तो ये सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि आपको डिग्री देने का मतलब ही क्या है। हमने डिग्री करी ही क्यों अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, तो हम करते ही ना।
हाँ या ना, इस वजह से एजुकेशन सिस्टम में सुधार आने की जरूरत है। क्लियर है। फिर आता है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। बेटा अगर इंडस्ट्री ही नहीं बढ़ेगी, अगर इंडस्ट्री अपने काम को नहीं बढ़ाएगी, अलग अलग जगह फैक्ट्रियां नहीं बनेगी, नहीं खुलेंगी, तो बेटा एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? छोटी सी दुकान चलाने के लिए 100 लोगों को हायर नहीं किया जाता है, एक ही 2 लोगों की जरूरत होती है। और अगर दुकान बढ़ाओगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो भैया इंडस्ट्री को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी काफी स्लो ग्रोथ है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता और अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, डिक्लाइन इन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में काफी प्रचलित थी और आज की डिमांड जो है वो काफी चेंज हो चुकी है। लोग जो है रूरल तरीकों से कपड़ों की या कॉटेज इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स की डिमांड को इतना करते नहीं है। मॉडर्न तरीके की जो डिमांड है वो ये कर नहीं पाते कि मॉडर्न तरीके के हमें कपड़े चाहिए, अब वो ये बना नहीं पाते, इसलिए इन लोगों का डिक्लाइन हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है जैसे कि आपकी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये डिक्लाइन हो रही है क्योंकि जो नई डिमांड है उसमें नई टेक्नोलॉजी लगती है जो कि इनके पास नहीं है, पुराने तरीके से काम करते हैं। ठीक है बेटा, पुराने तरीके से काम करते हैं, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। ये चल नहीं रही है तो लोगों की बंद हो जाती है, इस वजह से जितने लोग काम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर आता है फॉल्टी प्लानिंग। प्लानिंग इतनी फॉल्टी है, प्लानिंग में इतना फॉल्ट है कि आपने जो प्लानिंग करी, देश ने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, देश ने जो आपके सरकार ने जो 5 ईयर प्लान बनाए, उसके साथ साथ आपकी जो प्लानिंग चल रही है, इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही है, उस पे जितना भी इनका एम्फेसिस था, एम था कि यार इतना हम अचीव कर लेंगे, इतना अनएम्प्लॉयमेंट देश को हटा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देश से हटा देंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं हो पा रही। इनने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेला, जो एम था उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग में गलती थी। ठीक है बेटा, फिर देखो इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्लानिंग जो है आपकी काफी इनएडिक्वेट है, बहुत ही कम है, मतलब बिल्कुल भी कोई ढंग से प्लानिंग नहीं हो रही है। अच्छे से अगर आप प्लानिंग करो, देखो कि भैया कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, क्या स्कीम लाई जा सकती है जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, उसके हिसाब से कोई प्लानिंग ढंग की है नहीं इनके पास, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और लास्ट पॉइंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा जब आपके देश में ग्रोथ ही स्लो हो रही है तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे ज्यादा हो सकता है? वो भी तो कम होगा और उस वजह से ऑब्वियस सी बात है आपके पास जॉब्स नहीं होंगी, आप नई जॉब्स को क्रिएट नहीं कर पाओगे और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाँ या ना, समझ आया? ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी कि अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर क्यों होता है। अब इसकी रेमेडीज क्या है, इसका सुधार क्या है? इन सारे पॉइंट्स को उल्टा कर दो। क्या? अगर ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, फास्ट करो। पॉपुलेशन ज्यादा है, कंट्रोल करो। डेवलप नहीं है एग्रीकल्चर, तो बेहतर करो। समझ आया? इंडस्ट्रीज की ग्रोथ स्लो है तो भैया बेहतर करो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर डिक्लाइन हो रही है तो इनको एनकरेज करो। ध्यान से देखना, अब देखो। और एजुकेशन सिस्टम अगर आपका फॉल्टी है तो एजुकेशन सिस्टम सुधारो। अब ध्यान से देखो, रेमेडीज क्या है, मैंने बोला था ना 5 मिनट में समझा दूंगा। देखो, एक्सेलरेट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ। देखो, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, अभी बताया। देखो, अगर पॉपुलेशन ऐसी रहेगी तो भाई कोई भी काम नहीं कर पाएगा। हाँ या ना? चलो जी, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा। कहां गया बे? हाँ, ये देखो, एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ। स्किल ग्रोथ पे ध्यान दो। हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर भाई साहब वो कोई भी काम के नहीं है तो क्या करेंगे ऐसी डिग्री का? उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दो, उनको और इंप्रूव करो, स्किल डेवलप करो उनकी। इसलिए नेशनल स्किल पॉलिसी भी आती है ना? नेशनल स्किल पॉलिसी लाई गई, उसके अंदर काफी सारे लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, जिससे कि वो पढ़े लिखे तो हैं, उनको स्किल भी मिल चुकी है तो उनको काम मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि आप एडवांस तरीके से चीजों को सीखो। फिर देखो क्या बोला था, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो। देखो, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को एनकरेज करो। याद है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो भैया, रोडे बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी लाओ, इरिगेशन फैसिलिटीज को बेहतर करो, मॉडर्न तरीकों से एग्रीकल्चर करने सिखाओ लोगों को, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखो, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लाओ। अभी बोला था अपन, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स नहीं है, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो लेके आओ। फिर देखो, इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इंप्रूव करो। देश भर में एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज होता है, अलग अलग जगहों पे इनको भेजो, वहां पे लोगों को गाइड करो कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। सीखो सिखाओ वाला काम है। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो, बहुत सारी बेटा ऐसी स्कीम्स सरकार लाती है, जैसे कि मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम्स जो है ना, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया लाया, एसटी एससी और विमेन को एम्पावर करने के लिए स्टैंड अप इंडिया लाया। ऐसे कई सारे, मेक इन इंडिया मतलब आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर आए, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ऐसी कुछ पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाओ और मैन पावर की प्लानिंग
प्लानिंग करो कि भैया मुझे इंजीनियर्स कुछ 10 लाख चाहिए देश के अंदर, तो आप 20 लाख मत प्रोड्यूस करो। आप एजुकेशन सिस्टम को ऐसे डाइवर्सिफाई करो कि 10 लाख इंजीनियर ही हमारे पास आए और बाकी जो बचे लोग हैं उनको किसी और डायरेक्शन में भेजो ना यार। हमें और लोगों की भी तो जरूरत है दूसरे सेक्टर में, इंजीनियरिंग थोड़ी चाहिए पूरे देश में। भैया कॉमर्स भी तो होता है, कॉमर्स से पूरा देश चल रहा है भाई आज की डेट में। तुम देखो फाइनेंस इज वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा बड़ा शेयर है आपके देश के अंदर, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा काम करता है आपके देश के अंदर, जिसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल कॉमर्स का है। ठीक है, जब मैं बोल रहा था वो बात कि आप ये बताओ कि कॉमर्स में क्या नहीं है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा था। ठीक है बेटा, चलो जी अब आ जाओ फटाक से, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है, कैसी पॉलिसीज लाती है। देखो गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है ना वो दो भागों में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में। देखो एग्जांपल क्या हो सकता है, मनरेगा। मनरेगा क्या है सर, मनरेगा एक आपने ना जैसे मान लो रूरल एरियाज में जहां पे अनस्किल्ड लोग हैं, अडल्ट्स हैं, रूरल एरिया के जो घरेलू लोग हैं जो कि अनस्किल्ड है, अडल्ट्स हैं, वो चाहते हैं काम करना, तो मनरेगा के अंदर उनको ना ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर ना उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है 100 दिन की फिक्स्ड। आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं पे जहां पे आपके एरिया में काम नहीं होगा लेकिन कहीं और जगह काम है, तो आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट फिक्स रहेगा, अनस्किल्ड वर्क होगा लेकिन ये, ठीक है, जैसे कि रोडे बनाना, डैम बनाना, ऐसे कुछ। ठीक है, अब देखो दो तरह के अपने क्या एम्प्लॉयमेंट है, एक है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है भैया जैसे होटल के अंदर हमें वेटर्स की जरूरत है, हमने डायरेक्टली बोला भैया क्या हमें वेटर की जरूरत है, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया, हमने सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया। डैम बनाना था, डैम बनाने के लिए लोगों को बुला लिया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि मतलब भारत सरकार को मान लो प्रोडक्शन बढ़ाना था, ठीक है, भारत सरकार को प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो प्राइवेट सेक्टर ना सरकार के साथ मिलकर काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, क्या करता है, मान लो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। एक सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। प्राइवेट सेक्टर रॉ मटेरियल भारत सरकार को देता है और भारत सरकार का मन है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाए। ठीक है बेटा, अब देखो अगर इनको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इनको रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ानी होगी, हाँ या ना, इनको ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, और इनको ज्यादा रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, सरकार के प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ गई, ये इनडायरेक्ट तरीके से हुआ है, समझ आया, क्लियर है, ये होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्लियर बेटा, चलो जी देखो ध्यान से, विथ इंक्रीज इन द आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ने अपनी आउटपुट या गुड्स या सर्विस को बढ़ा दिया, जिस वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी देश के अंदर। ये एक तरीका होता है इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। और सरकार की कुछ और क्या ऐसी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि मान लो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना हो तो उन्होंने क्या किया है, जनरेशन प्रोग्राम्स लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं इन्होंने चालू करी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। हमारे पास दो डेट्स क्या है बेटा, देखो मनरेगा 2005 की है और गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया 16 जुलाई 2015 में। ठीक है बेटा, फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। चलो जी, तो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसिएट। बेटा क्या हमारे देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रीजन है वो क्या सिर्फ एक ही रीजन है क्या, एक सिंगल कॉज है क्या, नहीं। अभी तो देखा था कितने सारे कॉजेस थे, देखो ये देखो कितने सारे कॉजेस थे, ये दिख रहे हैं, ये कितने सारे कॉजेस हैं, ये सिंगल कॉज है नहीं भैया, मल्टीफेसिएट है ये, इसलिए ये आंसर आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा देखो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये बताता है कि कितने वर्कर्स पूरी टोटल पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, हाँ या ना। तो क्या ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आपके देश में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, बिल्कुल है। दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। ठीक है बेटा, चलो दूसरा क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो, कि मतलब ये काम कर रहा है लेकिन इसका कोई योगदान नहीं है, तो वो कौन सा होता है भैया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हें याद है वो खेत में सिर्फ एक आदमी की जरूरत थी लेकिन 4 लोग खड़े हुए थे, और उससे ही हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लो फटाक से, लास्ट पॉइंट।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बेटा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को कैसे निकालते हैं? टोटल वर्कफोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन के साथ इनटू 100, सिंपल सा हो गया। कौन सा है भैया? ये देखो टोटल वर्कफोर्स इनटू टोटल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, कौन सा भैया? ये देखो टोटल वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये आ गया। लो ठीक है, ये आ गया। लो ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर बेटा? चलो जी, ये हुआ है आपके क्वेश्चंस। बाकी अलग अलग ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, इनको आप एक बार कर लेना और इसी प्रकार आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियोस देखते रहोगे तो। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। तुम लोग अगले नेक्स्ट टॉपर बनने की जर्नी पे आ चुके हो, एंड तक लगे रहना और हम साथ में मिलके, आई एम गारंटिंग यू, हम साथ में मिलके ये तख्ता ही पलट देंगे पूरा। ठीक है बेटा जी, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।